नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदे भारत समाचार का भाष्य पटल। मैं हूं आपके साथ दिलीप चौबे। प्रिय दर्शकों, हमारी उपस्थिति हो चुकी है द मॉडर्न स्कूल भभुआ में। हमारे साथ द मॉडर्न स्कूल के डायरेक्टर उपेंद्र नारायण सिंह जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका जो विद्यालय है वो किस थॉट के साथ, किस विजन के साथ पिछले कई वर्षों से ये लोग ये संचालित करते हैं, तो किस विजन के साथ चल रहा है और इनकी उपलब्धियां क्या रही हैं और इनकी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर वंदे भारत समाचार में। सर्वप्रथम मैं वंदे भारत टीम का स्वागत करता हूं। आपका जो प्रश्न है कि स्कूल खोलने के पीछे विजन क्या है, जी थोड़ा मैं पीछे बैकग्राउंड में जाऊंगा। जी बिल्कुल सर। हमारे फैमिली के लगभग 95% मेंबर्स शिक्षित हैं। सभी के पास BA MA की डिग्री है। हमारे ग्रैंडफादर 1957 में रिटायर किए पटना के कमिश्नर के पद से। जी उनका नाम था कृपा नारायण सिंह। अंग्रेजों के ज़माने से वो थे। हमारे फादर भी रिटायर किए SDO के पद से। एक वाकया है, उस समय मैं बहुत छोटा था, शायद पढ़ाई स्टार्ट करने वाला था। हमारे पिताजी सर्विस में थे। एक बार गांव गए। हम लोगों का गांव भी पड़ता है बहुत ही पिछड़े इलाके में, मंडेसरी से 5-6 किलोमीटर और आगे पहाड़ी क्षेत्र है। तो हमारे गांव में स्कूल नहीं था। टीचर स्कूल के, सरकारी स्कूल के टीचर थे, बट कहीं पेड़ के नीचे, कहीं किसी दूसरे के घर में ऐसे पढ़ाते रहते थे। तो पिताजी आए थे छुट्टी में, तो गांव वाले लोग मिल के कहा कि ऐसी व्यवस्था है, अगर आप कुछ ज़मीन दे दें तो स्कूल हम लोग का चलेगा। जी तो 25 डिसमिल ज़मीन हमारे पिताजी ने दिया, जिसमें अभी विद्यालय वहाँ बना हुआ है। भूमिदाता के नाम पर उनका नाम अंकित है। जी और उस बिल्डिंग का उद्घाटन जब किया गया तो मैं यहाँ कॉलेज में काम कर रहा था, तो उसमें मेरा नाम भी अंकित हुआ। तो हमारा ये कहने का अर्थ है कि हम लोग पढ़े लिखे। जब मैं बनारस गया BHU में पढ़ने, वहाँ से मैंने MA PhD किया। अच्छा, महामना के बगिया के आप भी फूल हाँ, है। वहाँ से मैंने MA PhD किया। तो मैंने एक चीज़ फील किया कि इस इलाके के जो लड़के वहाँ हैं, हम लोग बहुत सारे बिहार के और भभुआ, डिहरी, आनसून के थे। ज्ञान तो हमारे पास था, बट इंग्लिश स्पीकिंग पावर नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे या साइनेस फील करते थे जहाँ लोग अंग्रेजी बोलते थे बैठ के। और मैं यहाँ भी आकर जब पढ़ता था स्कूलों में, तो यही देखा कि स्पीकिंग पावर नहीं है। अंग्रेजी लिखने और पढ़ने का ज्ञान है, बट स्पीकिंग पावर नहीं है। तो हमारे माताजी का डेथ हुआ 2003 में। जी उस समय सारे लोग जुटे हुए थे। हमारे बड़े भाई दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एंड मेडिसिन के प्रोफेसर थे। तो हम ही ने प्रश्न रखा वहाँ कि हम लोग क्यों नहीं एक छोटा सा स्कूल खोला जाए। जी तो उन्हें कि स्कूल खोल के क्या करोगे, जी काम करो। तो हमें कि नहीं, हम देखते हैं कि स्पीकिंग पावर अंग्रेजी का नहीं है, और आज का ज़माना ऐसा है कि अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जी बिल्कुल। आप कहीं भी बाहर जाएंगे, बिना अंग्रेजी का आपका कुछ नहीं होगा। और अच्छी बुक भी अंग्रेजी में है, जिसको आप पढ़ते हैं मेडिकल, इंजीनियरिंग, सब जगह जाने के लिए। तो इस उद्देश्य से हम लोगों ने स्कूल खोला छोटा सा, कि हाँ इंग्लिश स्पीकिंग चीज पे फोकस करेंगे, और हम लोग आज तक भी उस पर फोकस करते हैं। जी और जब शुरू में स्कूल मैंने खोला तो केवल 11 बच्चे मेरे पास थे 2003 में। बहुत से लोगों ने कहा कि लोगों के पास जाइए, पढ़ाइए, विज्ञापन दीजिए, ये सब कीजिए। हमने कहा कि नहीं, ये बच्चे उस समय यहाँ नहीं थे, मैं ही देखता था। जी हमने कहा कि नहीं, ये 11 बच्चे 21 बच्चे लाएंगे, और वो 21 वो भी मल्टीप्लाई होगा। जी दूसरे साल सही हुए कि 11 से 21 हुए, और तीसरे साल आते आते 250 बच्चे हो गए। वाह। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ये हमारे एजुकेशन, जो हमने उन पे फोकस किया पढ़ाई का, उसके ऊपर वो गए, उनके पड़ोसी, उनके बाकी रिश्तेदार लोग देखे, तो उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। जी तो धीरे धीरे हम बढ़ते गए। तो सबसे अधिक फोकस हमारा 3 चीज़ पर होता है। इंग्लिश स्पीकिंग उनके अंदर डेवलप करना, पावर, मैनरिज्म और डिसिप्लिन। इसी चीज़ पर हम फोकस करते हैं, और इसी तरह स्कूल हमारा बढ़ रहा है।
जी बिल्कुल, और आज आप सफल भी हैं सर। आपके स्कूल का नाम है पूरे कैमूर जिला में कहें तो। सर आज के दौर में ये जो मॉडर्न जो शिक्षा जो आ रही है, तो ये जो मॉडर्न एजुकेशन को आप कैसे परिभाषित करना चाहेंगे? मॉडर्न एजुकेशन जो है, थोड़ा इसमें भी हम पीछे जाते हैं। जी, हाँ सर, बैकग्राउंड में बिल्कुल, बिल्कुल। आपको जो छापना होगा छापेंगे, हाँ, नहीं बिल्कुल सर। बैकग्राउंड में जा रहा है, या जो डिलीट करना होगा कर लेंगे आप। जी, मैं सुनता हूं कि जब नया सेशन स्टार्ट होता है, जी, आए दिन पेपर में पढ़ता रहता हूं कि प्राइवेट स्कूल व्यावसायिक है, ये लोग शिक्षा बेच रहे हैं। जी, ये दृष्टिकोण की भिन्नता है। आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। जो मॉडर्न एजुकेशन है, अगर उसमें आज हम टीवी और मोबाइल से नहीं जुड़े जी, तो हम एक साथ लोगों को शिक्षित नहीं कर सकते हैं, बच्चों को नए नए चीज़ों को नहीं बता सकते हैं। किताबों में केवल ज्ञान है, लाइन लिखा हुआ है, बट विजुअलाइजेशन, विजुअल तभी होगा और तभी ज्ञान होता है कि हम उसको दिखाते हैं। तो इसलिए ये जो एपरेटस है, मोबाइल है या कंप्यूटर है, इसकी ज़रूरत है। जब मैं BHU में था, मैं जर्नलिज्म भी किया हूँ, BJ और MJ भी वहाँ किया हूँ। तो MJ में डिजर्टेशन था मेरा, कंट्री वाइड क्लासरूम विंडो। तो उसमें मैंने ये लिखा है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है, पढ़ाई होती है, तो मद्रास से लेके कलकत्ता तक, जी, दिल्ली से लेके बॉम्बे तक बच्चों को कैसे एक साथ जोड़ेंगे? ऐसा तो कोई चीज़ है नहीं। तो हमारे पास यही एक माध्यम है, ऑनलाइन। इसके साथ हम जोड़ते हैं, जी, पढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। और अगर आप फिल्म देखे होंगे, आज से 10 साल पीछे भी कोई फिल्म देखे होंगे, तो उसकी कहानी आपको याद होगी। कोई तो कहानी याद होगी, तो एक कैसे याद रही आज तक? आपने देखा, सुना और काम किया। जी बिल्कुल। तो विजुअलाइजेशन जो है वो मस्ट है आज के ज़माने में, कि हम उससे एजुकेशन को जोड़ें। और नई शिक्षा नीति में, जब मैं कॉलेज में था, अभी तो मैं रिटायर करेगा, कॉलेज में था, जी, तो नई शिक्षा नीति में आई कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट। जी, तो कम्युनिकेशन में कैसे डेवलपमेंट करेंगे हम, किस तरह से? यही एक माध्यम है जिन्हें सभी चीज़ों को हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उनको दिखा जी, करके, बिल्कुल। पढ़ा के। तो इस तरह से हम मॉडर्न स्कूल को इसी लाइन पर लेके चलते हैं। जी, बिल्कुल सर ये ख़ास भी है सर, यही इसी को जानने के लिए हमारी टीम आई हुई है, और हम इसी क्रम में हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो मॉडर्न जो स्कूल जो है, वो बाकी स्कूलों से कैसे अलग है और क्या अलग है? थोड़ा-सा इसको डिफ़ाइन कर दीजिए। मॉडर्न स्कूल बाकी स्कूलों से कैसे अलग है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, हमारे गार्जियन देते हैं। जी, वो एग्जाम्पल है, मैं 11 से 21 हुआ, और 21 से आज 900, लगभग 1000 बच्चे हमारे पास हैं। मैं कोई विज्ञापन नहीं देता, मैं किसी के पास नहीं जाता, केवल अपने पढ़ाई के दम पर हम एक क्वालिटी एजुकेशन देते हैं उनको। जी, और हमारे गार्जियन सोचते होंगे कि बाकी इस स्कूल से यही स्कूल बेटर है, इसलिए हमारे पास आते हैं। तो इसका जवाब तो हमारे गार्जियन खुद देते हैं। जी बिल्कुल सर, गार्जियन से भी हम जवाब ले लेंगे। बाकी शिक्षकों का चयन और प्रशिक्षण की क्या प्रक्रिया होती है आपके यहाँ? शुरू में जब मैंने स्कूल खोला, जी, तो ये समस्या मेरे पास सामने आई जी, कि टीचर कहाँ से आए, कैसे आए। बहुत से लोगों ने कहा कि बाहर से ले आइए, यहाँ कहीं और जगह से जाइए लाइए। क्या हमारे यहाँ क्वालिटी नहीं है? हमारे बच्चों में भी क्वालिटी है, इस लोकेलिटी में भी लोग हैं अच्छे। जी, तो उनका हमने बुलाया, उनसे बातचीत किया, और जो हमको अच्छे लगे उनको मैंने हायर किया। फिर समर वेकेशन में हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, जो नए टीचर आते हैं जी, उनको ट्रेनिंग देते हैं, जो हमारे पुराने टीचर हैं वो भी देते हैं। कभी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग बाहर से भी किसी को बुला लेते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। और कुछ हमारे टीचर ऐसे हुए कि अभी BPSC का एग्ज़ाम हुआ, तो हमारे स्कूल से मैक्सिमम टीचर उसमें सेलेक्ट हुए। जी, तो उनके अंदर क्वालिटी थी, बिल्कुल। जिसको वो अपने बच्चों को दे रहे थे, और वो अपना उसको प्रूफ भी किए कि मेरे अंदर क्वालिटी है। जी, मैं BPSC कंप्लीट किया, और इसी डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं चारों तरफ। जी सर, पढ़ाई के साथ-साथ में खेल, कला और बाकी साथ ही साथ में उनके व्यक्तित्व विकास पे आपका स्कूल किस प्रकार से काम करता है? उनको गढ़ने का किस प्रकार से काम करता है? कि पढ़ाई के साथ-साथ गेम, फिजिकल एजुकेशन भी ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। संगीत भी ज़रूरी है। हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी।
जी जब स्वस्थ शरीर रहेगा तभी आपका स्वस्थ मन होगा। बिल्कुल। तो पढ़ाई के साथ साथ हम लोग जैसे ताइक्वांडो कराते हैं, जी गेम भी कराते हैं हम लोग, कुछ कुछ पेंटिंग भी कराते हैं, और रंगोली भी कराते हैं बच्चों को, हर साल कराते हैं, जी हर साल आता है। एक समय था, मैं डेट भूल रहा हूँ सन, जिला का उद्घाटन हुआ था। जी उस समय यहाँ स्पोर्ट्स हुआ था, नेशनल स्पोर्ट्स। जी तो हमारे स्कूल के बच्चे का ही पेंटिंग लोगो सेलेक्ट हुआ है उसमें। वाह। तो हमने उसको बताया ऐसे, तो उन्होंने सेलेक्ट किया। और एक और वाकया है, 26 जनवरी के दिन पेंटिंग कंपटीशन हो रहा था। हमारे स्कूल के एक बच्ची आयुषी तिवारी गई उसमें, जी और उसने जो समय था उससे करीब करीब 20 मिनट पहले उसने कर दिया उसको। जो बैठे थे जूरी के लोग, जी उन्होंने कहा कि तुम घर से बना के लाई हो, जी इतना जल्दी कैसे कर दिया? तो उसने कहा कि सर इसको फाड़ दीजिए आप, हाँ और मुझे कोई दूसरा दे दीजिए, मैं बना देती हूँ। और उसने इसको करके दिखाया उनको। तो हमने सिखाया उनको उस तरह से। आप स्कूल में जाएंगे, हमारे पास जगत एक टीचर थे, वो पेंटिंग के लिए ही रखे, इतना अच्छा पेंटिंग करता था वो। उसका सिलेक्शन बीएसएफ में हो गया, छोड़ के चला गया। जी बहुत सारा पेंटिंग बना के रखा हुआ है स्कूल में, तो बच्चों को सिखाता है। तो सर, शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका कितना महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि आप एक लंबे अरसों से हैं जुड़े हुए इससे? मेरे समझ से गार्जियन की भूमिका तो 75% होनी चाहिए, 25% ही स्कूल का होना चाहिए। क्योंकि 24 घंटे में 5 घंटे 6 घंटे ही स्कूल में बच्चे रहते हैं, जी बाकी समय तो अपने गार्जियन के पास रहते हैं। अगर वो टाइम टू टाइम उनको बैठाएंगे नहीं पढ़ने के लिए, उनको कुछ टास्क नहीं देंगे, या उनका कभी जब स्कूल से वापस गए बच्चे तो उनका होमवर्क नहीं चेक किए, कुछ नहीं किए, तो बच्चा उस पर ध्यान नहीं देगा। जी स्कूल में जब वापस आएगा तो हम भी बोलते हैं, नोटिस करते हैं लोगों को कि भाई आपका बच्चा नहीं करता है, जी तो बहुत लोग कुछ ध्यान देते हैं, नहीं देते हैं। तो हमारे समझ से गार्जियन का 75% योगदान है। जी और उसमें एक चीज़ और है कि गार्जियन, बहुत ऐसे गार्जियन हैं, मैं जानता भी उनको, अपने छोटे बच्चों को कुछ पैसे दे के बोलते हैं जाओ बेटा सिगरेट खरीद के लाओ, पान लेके आ जाओ। तो ये अच्छी बातें नहीं है, बच्चा वहीं से सीखता है। जी बिल्कुल सर। तो गार्जियन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, तभी बच्चे का मोरल बढ़ेगा आगे। जी सर, ये भी है ना कि जब बच्चा घर पे जाता है, अगर वो अपने काम से गार्जियन आते हैं तो बच्चे के सामने ही मोबाइल को चलाना, बेवजह भी चलाना, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा भी उस चीज़ को चाहेगा कि हम ही ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल चलाएं। तो उनको सदा समय बच्चों के साथ भी देना चाहिए। देखिए क्योंकि उतना ही मोबाइल, खतरनाक है जितना सिगरेट लाना खतरनाक है, उतना ही खतरनाक है बच्चे के सामने मोबाइल चलाना, हमारा मानना है। आप इसको सहमत है तो सर बताएं। मैं इस बात को नहीं मानता। मैंने कहा कि दृष्टिकोण की भिन्नता है। जी आप आर्म्स के लिए अप्लाई करते हैं, आर्म्स लाइसेंस मिलता है, उस पर लिखा रहता है आपकी जान माल की सुरक्षा के लिए आपको दिया जाता है, जी बिल्कुल। लेकिन उसी से आप मर्डर भी करते हैं। तो आर्म्स का दोष है कि आपका दोष है? नहीं, व्यक्ति का दोष है, व्यक्ति का दोष वस्तु का दोष है। तो नहीं। ये मोबाइल का दोष नहीं है, वही गार्जियन का यहाँ काम है। जी जी, तो वही गार्जियन के ही बारे में गार्जियन का, कि गार्जियन को चेक करना चाहिए कि बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है। जी बिल्कुल। उसको टाइम टू टाइम मोबाइल लेके देखना चाहिए, और उससे पूछना चाहिए कि मोबाइल में अभी क्या पढ़े हो तो। जी तब तो बचा। तो ये गार्जियन का काम है, इसलिए मैंने कहा कि 75% योगदान गार्जियन का हाँ सर, जी एक्चुअली देखा जाता है ना कि बच्चा यहाँ पे है और उसके साथ समय न बिताने के बजाय वो रील देख रहे हैं। हाँ। रील देखे जा रहे हैं बच्चे के सामने, तो उसका भी तो मन करेगा ही रील देखने। करेगा ही। जी, तो सर ये जो आप बता रहे थे, तो ये बच्चे और ये पेरेंट्स और के साथ में जो संवाद जो बैठाने की जो, या फिर कहें तो जो सामंजस्य बैठाने की जो बात है, तो उसकी भी व्यवस्थाएं स्कूल करता होगा? जी हाँ, हम हर महीने पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं। जी, लेकिन अब मुझे अफसोस है कि 50% भी पेरेंट्स नहीं आते हैं। अगर उनसे नोटिस किया जाए तो बोलते हैं कि यार हम ऑफिस चले गए, काम नहीं था, ये चले गए वहाँ, समय नहीं है, बच्चा तो ठीक ही कर रहा है। जी, तो उतना कह देने से बच्चा ठीक नहीं कर रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है कि गार्जियन बैठ के मेरे सामने अगर कहे कि नहीं आपके देख रेख में मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है, जी तब तो मुझे सेटिस्फेक्शन होगा। बिल्कुल। तो गार्जियन को ये इतनी जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए
कि टाइम पे जब बुलाया जाए पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तो उनको आना चाहिए। और कुछ ऐसे गार्जियन भी हैं जो सलाह भी देते हैं मुझे, जी स्कूल में आते हैं और सलाह भी देते हैं कि नहीं ऐसे कीजिए। उनकी अच्छी बातों को हमने अडॉप्ट भी किया है। जी। सर अब तक की स्कूल की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, क्योंकि जैसा कि 2003 से एक समय होता है सर, काफ़ी समय हुआ आपके स्कूल को संचालित करते हुए, तो अभी तक से जो आपके छात्र जो हैं, जो आपके बच्चे हों, किन किन पौधों को सुशोभित किए हैं, किन किन जगहों पे वो अभी तक से गए? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है जी और है भी ऐसा, लेकिन उसमें एक लेकिन भी है। जी हमारा स्कूल क्लास 8 तक ही है, जी तो क्लास 8 के बाद वो कहीं और जाते हैं, इंटर कहीं और से करते हैं, और वहाँ से जब जाते हैं कंपटीशन दे करके, इंटर के बाद ही कोई कंपटीशन शुरू होता है, वहाँ से जब जाते हैं तो उनका नाम हो जाता है कि उस स्कूल का बच्चा है। जी बट बेस मेरा है। उस बेस में एक आयुषी तिवारी MBBS कर गई, जी यहीं बगल में रहती थी। सचिन जायसवाल आपके हलीम चाय का जो उसी का है, वो दुर्गापुर इंजीनियरिंग कॉलेज से करके अभी दिल्ली में पोस्टेड है। जी इस तरह से अनेकों बच्चे हैं जो ऊंचे पद पर है, जॉब में है। सर आने वाले समय में द मॉडर्न स्कूल को कितनी ऊंचाई तक और कहाँ तक देखना चाहते हैं आप? ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है मेरे सामने। जी हम लोग चाहते तो हैं कि मॉडर्न स्कूल आगे तक जाए, जी बट गवर्नमेंट का इस तरह का सिचुएशंस आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम है अभी जो नया आया है, जी तो उसमें बड़ा डर लगता है कि स्कूल को हम उस ऊंचाई तक ले जाएं और फिर गवर्नमेंट उसको अधिग्रहण कर ले। तो ये अधिग्रहण वाली जो बातें हैं और रुके, तो ऊंचाई पर ले जाने के बाद मैं स्कूल को न ले जाके अपने एजुकेशन को ले जाता हूँ कि हमारे बच्चे का ज्ञान बहुत ही है, ऊपर तक जाए। जी तो मैं स्कूल को तो क्लासरूम वही 8 तक ही रखना चाहता हूँ, बट वो बेस है। असली पढ़ाई तो यही होती है स्कूल में, जी उसके ऊपर तो लोग किताबों से भी पढ़ लेते हैं, बिल्कुल लेकिन जो एजुकेशन है मॉरलिटी का, उनके नैतिकता का, सिंसियरिटी का, ये सब कुछ स्कूल में ही सिखाया जाता है। हम लोग जब छोटे थे पढ़ते थे तो ललित कला एक सब्जेक्ट चलता था, जी बिल्कुल अपने उसमें सिखाया जाता था बागवानी करना, फूल पत्ती बनाना, कागज के कटिंग करना, जी ये सब। जी हैंडमेड रहता था। हाँ, तो ये सारी चीजें हम भी डेवलप करते हैं अभी तक, क्योंकि उससे बड़ा ज्ञान मिलता है हम लोग। जी जी बिल्कुल सर। तो सर एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आप बता रहे हैं कि हमारा जो विद्यालय है वो 1 से लेकर के 8 तक ही है, तो सर क्या वजह है कि उसको आप 10+2 या फिर 10 तक नहीं कर पा रहे हैं? उसकी वजह में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे जमीन। जी अभी हम लोगों ने बबुआ मोहनिया रोड में परसिया के पास जमीन खरीदा है। जी इतनी महंगी जमीन है, इतनी महंगी जमीन है, उसको आप लोग सोच सकते हैं। जी और अभी 2.5 बीघे जमीन है, जबकि स्कूल को करने के लिए भभुआ जैसे क्लास C सिटी है ये, जी इसमें 3 एकड़ जमीन चाहिए। जी अब वो 3 एकड़ जमीन कितने पैसे का होगा? जी सबसे पहले बड़ा बाधा तो यही है। तो इसीलिए हम लोग छोटा स्कूल है, अपना कैंपस है, पहले के पैतृक जमीन है, संपत्ति, इसी में चलने दो इसको। जी जी उद्देश्य तो हमको बच्चों को शिक्षित करना, जी ध्यान देना। जो अब पहला उद्देश्य मेरा है कि इंग्लिश स्पीकिंग होना चाहिए, तो मेरे स्कूल के बच्चे हमको लगता है कि लगभग क्लास 5-6 जाते जाते पूरा स्पीकिंग पावर हो जाता है उनके पास। जी सर आप अभिभावकों से क्या कहेंगे कि जी, क्योंकि देखिए सर हमारे यहाँ थोड़ा सा वो जो है ना मदर टंग की थोड़ा समस्याएं हैं, जैसा कि आप बोले, तो बच्चे अभिभावकों से क्या कहेंगे कि जो घर पे बच्चा तो यहाँ तो सीख के जाता है इंग्लिश, लेकिन घर पे जाने के बाद फिर वही आपकी जो मातृभाषा है उसको बोलने लगता है, तो ऐसे में क्या कुछ आप एक संदेश देंगे और क्या कुछ एक अपने से बताएंगे उन लोगों को कि वो लोग घर पे भी जाए तो थोड़ा उसके स्पीकिंग पे थोड़ा ध्यान दें, किस प्रकार से ध्यान दें? जी हाँ, क्या उनको टिप्स देना चाहेंगे? मैं बच्चों को बच्चों के गार्जियन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि हर गार्जियन भी अंग्रेजी बोलता हो, जी ये भी जरूरी नहीं, लेकिन छोटे छोटे वर्ड आज के टीवी और मोबाइल से देख करके लोग सीखते हैं। जी इसमें भी ऐप आता है, जी अंग्रेजी बोलना सीखो। जी तो कम से कम इसको, जो बाकी वजह है टीवी में आप कार्टून देखते हो, सीरियल देखते हो, इसको उससे ऐड करो, बिल्कुल उससे दिखाओ उसको। तो इस तरह से स्पीकिंग पावर उनकी बढ़ेगी
और आपको गार्जियन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और छोटे छोटे वर्ड यूज करना चाहिए जी तो बचपन से ही बच्चा सीखता है। हम चूंकि फिलॉसफी के प्रोफेसर रहे हैं, जी फिलॉसफी में जब बच्चा, एक फिलॉसफी है बर्कले का जी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क का एकदम सफेद कागज की तरह होता है, जी उस पर ज्ञान समाज में रह के अंकित होता है। बिल्कुल सर। तो जैसे समाज में, जैसे सराउंडिंग एरिया में रहेगा, जैसे लोगों के संसर्ग में रहेगा, वैसा ज्ञान उसके मस्तिष्क में अंकित होगा। जी तो मैं गार्जियन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छे वातावरण में बच्चे को रखें, घर का वातावरण अच्छा बनाएं और छोटे छोटे अंग्रेजी के वर्ड स्पीकिंग पावर उसको बढ़ाए, डेवलप करेगा। जी वैकेबुलरी, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग को टास्क मिलता था वैकेबुलरी इतना याद करके आओ, जी तो वैकेबुलरी हम लोग याद करके जाते थे। जी उसकी मीनिंग एक सेंटेंस से ए से 10 वर्ड आप बताओ, बनाओ। तो इस तरह से अंग्रेजी का पावर बढ़ता है जी और आता है बोलने। जी क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगहों में जो पढ़े लिखे नहीं लोग हैं, स्कूल नहीं गए, वो भी अंग्रेजी बोलते हैं। अभी साउथ में चले जाइए तो बहुत सारे लोग संस्कृत बोलेंगे, जी बिल्कुल सर। अंग्रेजी भी बोलते हैं क्योंकि उनका मदर टंग वही हो गया। और हमारा मदर टंग और राष्ट्रभाषा और मातृभाषा जी दोनों दो है। राष्ट्रभाषा तो हमारी हिंदी है, जी हिंदुस्तान में है तो हिंदी है। मातृभाषा जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में हम रहते हैं, वो हमारी मातृभाषा है। जी जो बच्चा अपने माता से पहला शब्द सुनता है वह मातृभाषा है। अब रह गई अंग्रेजी की बात, जी क्योंकि हमारा कोई अंग्रेजी भाषा नहीं है। जी हमारे यहाँ ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जो शुद्ध रूप से, अगर उनको चरित्र उनका देखेंगे, उनका पहनावा ओढ़ावा देखेंगे तो एकदम हिंदुस्तानी है। बिल्कुल जैसे पहले मैं कोट करूंगा राजेंद्र प्रसाद को, जी अंग्रेजी के विद्वान थे, उनको भाषा आती थी। जी बिल्कुल विवेक, और पीछे जाएंगे तो विवेकानंद को, जी बिल्कुल सर। शिकागो में जाके उन्होंने अंग्रेजी में स्पीच दिया। जी डॉक्टर करण सिंह। तो इस तरह के ऐसे लोग हैं जो शुद्ध भारतीय हैं बट अंग्रेजी जानते हैं। तो हमको भी उसी तरह बनना चाहिए। हम अपनी भारतीयता को न छोड़ें, बिल्कुल सर। अपने कल्चर को न छोड़ें, लेकिन वो तो ज्ञान है, उस ज्ञान को हमें लेना चाहिए। सर कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चा इंग्लिश तो जान रहा होता है लेकिन हिंदी के अगर उसको बुक्स दे दिया जाए तो वो नहीं पढ़ पाता है, तो ऐसे में वो काफी ऐसे भी पोजीशन है। जी अब शुरू से अगर बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में ही रखे हैं, घर में भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो हिंदी का ज्ञान उसको कम होता है। जी तो यही हमने कहा कि मातृभाषा, तो मातृभाषा भी ज्ञान कराना पेरेंट्स का ही काम है। बिल्कुल सर। हम भी स्कूल में पढ़ाते हैं हिंदी। आज देखिए सभी सब्जेक्ट की जननी संस्कृत है, सभी भाषाएं वहीं से निकली हैं, जी लेकिन स्कूलों से संस्कृत गायब हो गया। हमको नहीं लगता कि किसी स्कूल में संस्कृत की पढ़ाई होती। यहाँ तक कि सरकारी स्कूल भी है, जी वहां भी संस्कृत की पढ़ाई नहीं हो रही है। तो बेसिक चीज तो हमारे यहाँ से हटते जा रहे हैं। जी बिल्कुल सर। आपको सिलेबस में उसको डालना चाहिए। तो इस तरह से आप हिंदी से हट नहीं सकते। बिल्कुल। और जहां तक रही बात कि आप सोसाइटी में जाते हैं, हर आदमी तो अंग्रेजी नहीं बोलता, जी बिल्कुल सर। उसके पास भी उठते बैठते हैं। तो मैं इस बात को, हमको लगता है कि पूरे अगर जनसंख्या देखा जाए, जितने पढ़ने वाले छोटे बच्चे हैं, 15-20% ही लोग ऐसे होंगे जो हिंदी नहीं जानते हैं। सर लास्ट में चलते चलते एक प्रश्न हमारा और है आपसे। ये प्रश्न ये हम करना चाहेंगे कि सर ऐसा अमूमन देखा जाता है कि स्कूल में री एडमिशन का होना, साथ ही साथ में वो पुस्तकों को बदल देना, फिर आपको नए सेशन में नई पुस्तकों का आना, तो ये कितना जरूरी हो जाता है सर? मैं व्यक्तिगत रूप से अपने स्कूल को ही कोट करूंगा। जी हमारे स्कूल में री एडमिशन नहीं होता। जी एक बार नर्सरी क्लास में एडमिशन हो गया, और जनरली हम नर्सरी क्लास में ही एडमिशन लेते हैं। एक बार एडमिशन हो गया तो फिर वो बच्चा जब तक पढ़ेगा जी वह क्लास प्रमोट करता जाता है, री एडमिशन नहीं होता। जहाँ तक बुक की बात रही, जी हम सारे लोग, ये लोग जो प्रिंसिपल हैं और भी 2-4 टीचर हैं, जब पब्लिकेशन वाले आते हैं बुक रख के चले जाते हैं, तो हम लोग स्टडी करते हैं जी और देखते हैं कि किसमें कितना अच्छा मैटर है, जी लैंग्वेज कैसा है उसका, जी
मैटर कितना है, उस हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं। तो हर साल नहीं बदलता है, हमारे स्कूल में नहीं बदलता है। जी बाकी स्कूलों के ऊपर मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। जी। सर, लास्ट में चलते चलते आप हमें ये बताएं कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? वो अच्छा लगा इंटरव्यू आप लोगों से मिलके। ऐसा होना चाहिए, हाँ, इस ऐसा तरह की होना बातें होती चाहिए रहनी चाहिए। और इससे संदेश जाएगा। अगर इसको आप सोशल मीडिया पर डालेंगे तो जी। अच्छी बात है। बिल्कुल सर, हम लोग डिजिटल मीडिया वाले हैं और हमारे पास जो लोग जुड़े हैं, अपने लोकल लोग ज़्यादातर जुड़े हैं, तो हमें लगता है कि इस चीज़ों को समझ करके, देख करके अपना एक आकलन कर सकेंगे। दर्शकों, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट जगह, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।